नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग जो 1000 क्वेश्चन का सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था, उसमें हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। पॉलिटी के इस सीरीज में इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर रेफ़र कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने लगभग 150 पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसे डिस्कस कर लिया है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रेसिडेंट्स रूल प्रोमलगेटेड ऑन एनी स्टेट इन इंडिया। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत प्रेसिडेंट रूल को इंडिया में प्रोमलगेट किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 के अंतर्गत जो प्रेसिडेंट रूल है उसे किसी भी स्टेट में लागू किया जाता है। और आर्टिकल 352 कौन सा होता है? आर्टिकल 352 होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। और आर्टिकल 360 होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि इंडिया में अभी तक एक बार भी नहीं लगाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, ए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल 352 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। यानी कि अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत ये नेशनल इमरजेंसी जो इम्प्लीमेंट किया जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है? कितने दिन के अंदर उसे पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर में पार्लियामेंट, अगर प्रेसिडेंट कोई भी नेशनल इमरजेंसी को अगर प्रोक्लेम करते हैं तो उसे 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कर देना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड इन अ स्टेट। प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में कब लागू किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब प्रेसिडेंट, इफ़ द प्रेसिडेंट, जब अगर कोई गवर्नर प्रेसिडेंट को ये लिख के देता है कि इस स्टेट का सिचुएशन सही नहीं है, इस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगाना चाहिए तब, या फिर अगर उस स्टेट की सरकार सही से काम नहीं कर रही है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अनुसार उस स्टेट की काम नहीं कर रही है सरकार, तो फिर वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि द एक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का जो एक्शन होता है क्या उसे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा येस, इट कैन बी रिव्यूड एज इट इज़ मैलाफाइड। अगर यह एक्शन अगर गलत होगा, अगर प्रेसिडेंट ने कोई अगर एक्शन लिया है और वह एक्शन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 व्हेन लोकसभा स्टैंड्स डिसॉल्व्ड हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय। यानी कि ये आर्टिकल 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी लगाया गया है और उस समय लोकसभा अगर डिसॉल्व्ड है तो उस समय क्या किया जाएगा? तो उस समय ये किया जाएगा कि राज्यसभा उसे तो राज्यसभा अप्रूव कर देगी नेशनल इमरजेंसी को, और वो उस समय तक लगातार जारी रहेगा जब तक कि नया लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो जाता है। यानी कि न्यू लोकसभा का इलेक्शन होगा, नई सरकार आएगी, उस समय लोकसभा उसे दोबारा जो है, जब सरकार बन जाएगी तो उसके बनने के 30 दिन के अंदर में, उसकी फर्स्ट सिटिंग जो होगी उसके 30 दिन के अंदर में उस बिल को अप्रूव करना पड़ेगा। यानी कि अगर आर्टिकल 350 को अगर लगाया गया है, नेशनल इमरजेंसी को लगाया गया है और उस समय अगर लोकसभा डिसॉल्व्ड है तो सबसे पहले राज्यसभा उसे पास कर देगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगी, उसकी जो लोकसभा गठित होगी, उसकी पहली मीटिंग जो होगी, उस पहली मीटिंग के 30 दिन के अंतर उसे उस बिल को अप्रूव किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल। कोई भी अगर अमेंडमेंट होता है जिसमें 2/3 मेजोरिटी से अगर पास किया जाता है तो वो इसमें से कौन सा ऐसा रूल है जिसमें 2/3 मेजोरिटी से उसे पास करना पड़ेगा उस लॉ को? तो ये होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है, अगर उन्हें अपने पोस्ट से हटाना है तो उस बिल को 2/3 मेजोरिटी के द्वारा पास किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 के अंदर अंदर आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो उसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट है, ए प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इशूड shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution of both houses of parliament। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट है, इफ एनी प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन it is competent for the President of India to issue directions for the reduction of salaries and allowances of all or any class of persons serving in connection with the affairs of the Union but excluding the judges of the Supreme Court and High Court। तो ये IAS 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहीं से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इसका पहला क्वेश्चन तो सही हो जाएगा कि जो प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 2 महीनों के, जब इमरजेंसी होती है उसके 2 महीनों के अंदर में वो ऑपरेट करना बंद कर देती है, जब या फिर उसके लिए जो पार्लियामेंट है कोई लॉ लेके आएगी या फिर पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगी। लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन इसलिए गलत है, दूसरा इसका स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि एक्सक्लूडिंग द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। लेकिन अगर जब भी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाएगा तो उसमें किसी भी पर्सन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज हो या हाई कोर्ट के जज हो, उनकी सैलरी को भी रिड्यूस किया जा सकता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। After approval by both houses of parliament, the proclamation of emergency issued by the president shall be valid। अगर बोथ हाउसेज, अगर पार्लियामेंट अगर उस किसी भी इमरजेंसी को अगर पास कर देती है तो कब तक वैलिड रहेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड। इनडेफिनिट पीरियड तक वो लागू रहेगा अगर उस इमरजेंसी को हर 6 महीने बाद अगर अप्रूव किया जा सकते। यानी कि कोई इमरजेंसी अगर लागू किया जाता है 1 जनवरी को और उसके 6 महीने के बाद फिर पार्लियामेंट उसे अप्रूव कर देती है कंटिन्यूएशन के लिए, तो वो इमरजेंसी कंटिन्यूएशन में लागू रहेगा और ये इनडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसे निरस्त ना कर दे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एवरी प्रोक्लामेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356, यानी कि आर्टिकल 356 shall cease to operate at the expiration of आर्टिकल 356, यानी कि स्टेट इमरजेंसी जो होती है प्रेसिडेंट रूल, वो कब वो ऑपरेट करना बंद कर देती है। तो वो ऑपरेट करना बंद कर देती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मंथ, 2 महीने के अंदर बंद कर देती है। बिफोर दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर रेजोल्यूशन पास कर देगी तो उसके 2 महीनों के अंदर अंदर जो प्रेसिडेंट रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट रूल कब ख़त्म होगा, जब पार्लियामेंट उसे निरस्त कर देगी और उसके 2 महीने के अंदर अंदर जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो निरस्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाइल अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री द स्टेट गवर्नमेंट। जब इमरजेंसी, जब अगर प्रेसिडेंट रूल अगर लागू रहेगा तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या रहेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है नेशनल इमरजेंसी के समय लेजिस्लेट नहीं कर सकती है, कोई भी कानून नहीं बना सकती है। नेशनल इमरजेंसी जब भी लागू रहेगा तो उस समय जो भी पावर रहता है वो प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, या जो भी लॉ बनाना रहेगा वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन इन द कंट्री अंडर आर्टिकल 352। तो अगर आर्टिकल 352 के अंतर्गत अगर नेशनल इमरजेंसी अगर पूरे कंट्री में ऑपरेट कर रहा है तो उस समय अंडर आर्टिकल 250 पार्लियामेंट को यह पावर मिल जाता है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। तो ये जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था, तो उसमें भी यही था कि जो पार्लियामेंट है प्रेसिडेंट रूल के समय पार्लियामेंट को ये पावर मिल जाता है कि किसी भी स्टेट लिस्ट पे वो अब कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी के कौन सा करेक्ट है, नॉट करेक्ट, यानी कौन सा इसमें कथन फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द नॉर्मल एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज़। तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता है कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉर्मल एलोकेशन जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो बताया जाता है कि इतना शेयर स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा और इतना शेयर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, तो उस नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान उस एलोकेशन को निरस्त किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन? कौन सा आर्टिकल है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया गया है कि हिंदी जो है देवनागरी स्क्रिप्ट में वो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी इंडिया की? तो ये है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 के अंतर्गत जो हिंदी है उसे हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट में उसे ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन बताया गया। याद रखिएगा, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़? किस आर्टिकल के अंतर्गत इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है एम्प्लॉयमेंट में SC ST और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को? तो यह है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है SC ST को और अदर माइनॉरिटी कम्युनिटीज को, यानी कि रिजर्वेशन का प्रावधान जो है आर्टिकल 16 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद? जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 है वो किस चीज़ से डील करता है? तो वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से, पार्लियामेंट से एंड C&AG से। यानी कि वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करेगा, पार्लियामेंट से डील करेगा और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया उससे डील करता है। पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो अलग पार्ट्स में आते हैं, उनके लिए अलग पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन शेड्यूल 5, ये किसके द्वारा ऑल्टर किया जा सकता है? शेड्यूल 5 के द्वारा। तो ये पार्लियामेंट के द्वारा ऑल्टर किया जा सकता है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पार्लियामेंट में लाके इसे शेड्यूल 5 को ऑल्टर किया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि शेड्यूल 5 के अंतर्गत जो है शेड्यूल्ड एरियाज का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रावधान भी है, और इसे ऑल्टर किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसे ऑल्टर किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजंस ऑफ हैविंग अ UPSC एंड पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स आर एंश्राइंड इन? UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इसका किस कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में एंश्राइन इसे किया गया है? UPSC और पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 14 में, चैप्टर 1 में, आर्टिकल 308 से आर्टिकल 323 में। तो ये आपको याद रखना है कि UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में आता है? तो ये आता है पार्ट 14 में, चैप्टर 1 में और आर्टिकल 308 से 323 में। इन सब के बारे में क्वेश्चन UPSC और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आने वाले समय में। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग में आर्टिकल 19(1)(a). आर्टिकल 19(1)(a) क्या है, आर्टिकल 19(1)(c) क्या है, आर्टिकल 19(1)(e) क्या है और आर्टिकल 19(1)(t) क्या है? तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आर्टिकल 19(1) में दिया गया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत। उसके बाद आता है राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, ये आता है आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत आता है राइट टू फॉर्म्स एसोसिएशन और यूनियंस। उसके बाद राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो ये आता है आर्टिकल 19(1)(e) के अंतर्गत। और उसके बाद आता है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड, ये आता है आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत। ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आर्टिकल 19(t) है, आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत ये आएगा। तो आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत में कौन सा आ गया? तो ये आ गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(1)(c) के अंतर्गत में कौन आ गया? तो ये आ गया राइट टू फॉर्म्स एसोसिएशंस और यूनियंस। आर्टिकल 19(1)(e) के अंतर्गत में आ गया राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। और आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत में आ गया राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और कैरी एनी ऑक्यूपेशन, बिजनेस और ट्रेड, ये आ गया आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन इमेज द फॉलोइंग है, पार्ट 1। पार्ट 1 में कौन सा आता है? तो पार्ट 1 में आता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो भारत के यूनियन है, यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताया गया है पार्ट 1 में। पार्ट 3 में कौन सा आता है? तो पार्ट 3 में आता है हमारा फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 9 में क्या आता है? तो पार्ट 9 में हमारा आता है पंचायती राज। और पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। तो ये आपको याद रखना है, फंडामेंटल राइट्स आता है पार्ट 3 में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आता है पार्ट 2 में, पार्ट 9 में आता है पंचायती राज और पार्ट 2 में आता है सिटीजनशिप। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पार्ट 4A के अंतर्गत में कौन सा आता है। पार्ट 4A के अंतर्गत में
क्या आता है और पार्ट 4 में क्या आता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। अगला क्वेश्चन भी मैच द फॉलोइंग पे है, तो इसमें लिखा गया आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 में आर्टिकल 61 के अंतर्गत क्या होता है, तो आर्टिकल 61 में होता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का पावर कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 61 से आता है। फिर आर्टिकल 67 में क्या आता है, तो आर्टिकल 67 में आता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए आर्टिकल 67। आर्टिकल 94 में क्या आता है, तो आर्टिकल 94 में आता है रिमूवल ऑफ स्पीकर। स्पीकर को रिमूव करने के लिए पावर कहाँ से आता है, तो आर्टिकल 94 से। और आर्टिकल 90 में क्या आता है, तो रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन है, उनको रिमूव करने के लिए पावर आर्टिकल 90 से आता है। तो एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूँ, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 67 रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 94 रिमूवल ऑफ स्पीकर, आर्टिकल 90 ये होगा रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसमें है पहला है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी को किस आर्टिकल के अंतर्गत हटाया गया है, तो ये हटाया गया है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अनटचेबिलिटी को हटाया गया है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किस आर्टिकल के अंतर्गत हटाया गया है, तो ये आता है अंडर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के अंतर्गत अबोलिशन ऑफ टाइटल्स को हटाया गया है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर किसके अंतर्गत आता है, तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आता है आर्टिकल 24 के अंतर्गत। आर्टिकल 24 में ये बताया गया है कि चाइल्ड लेबर को चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि पर्सन बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट वर्क इन एनी इंडस्ट्री, एनी हैजार्डस इंडस्ट्री। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये आता है अंदर आर्टिकल 23। तो यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये आता है आर्टिकल 23। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आपका आर्टिकल 17 आ गया। अबोलिशन ऑफ ट्रेड अंडर आर्टिकल 18। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आ गया आपका आर्टिकल 24। और प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये आ गया आपका आर्टिकल 23। अगला क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग है, इसमें है इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है, तो ये किया गया आर्टिकल 263 के अंतर्गत। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इंटर स्टेट काउंसिल आया है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स किसके अंतर्गत आता है, तो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स आता है आर्टिकल, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ पे गलत हो गया है। ये अबोलिशन ऑफ टाइटल्स ना होकर ये फाइनेंस कमीशन हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन। तो ये होगा इंटर स्टेट काउंसिल किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 263। उसके बाद फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल आर्टिकल 323A और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये आता है आर्टिकल 315 के अंतर्गत। तो ये आपको याद रखना है, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 और फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स आर्टिकल 323A और यूपीएससी आता है आर्टिकल 315 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union। यानी कि किस आर्टिकल के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो स्टेट का जो पावर है एग्जीक्यूटिव पावर वो यूनियन के पावर को हिंडर ना करे, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है, तो ये आर्टिकल 257 के अंतर्गत ये बताया गया है कि स्टेट अगर कोई पावर को इस्तेमाल करता है तो वो पावर किसी भी प्रकार से यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के प्रिजुडिस ना करे, कि यूनियन के एग्जीक्यूटिव पावर के बीच में ना आए, ये बताया गया आर्टिकल 257 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ, यानी कि आर्टिकल 340 वो किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इसे समाहित किया गया है, तो ये आर्टिकल 340 डील करता है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स से। तो अगर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आर्टिकल 340 का इस्तेमाल किया जाता है। ये आ गया। तो नेशनल इमरजेंसी कौन सा होता है, तो ये होता है आर्टिकल 300 ये नेशनल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 352। फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है आर्टिकल 360 और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये आता है अंडर आर्टिकल 356। तो ये मैंने पहले ही बताया है, नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352,
कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है अंडर आर्टिकल 360। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी को आज तक कितनी बार डिक्लेयर किया गया है? तो ये आज तक 3 बार डिक्लेयर किया गया है। एक बार तो 1962 में, एक बार और 1965 में। ये इस ईयर में आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया है। अगला क्वेश्चन है द प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एज वेल एज फॉर ईच स्टेट हैज़ बीन मेड अंडर, यानी कि जो कंटिजेंसी फंड का जो प्रावधान है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल आता है 267 के अंतर्गत कंटिजेंसी फंड का प्रावधान है। आर्टिकल 266 जो है ये कंसोलिडेटेड फंड से डील करता है। ये आपको याद रखना है, आर्टिकल 267 कंटिजेंसी फंड, आर्टिकल 266 ये होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी द प्रेसिडेंट कैन, यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के समय प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं। आस्क द स्टेट्स टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि स्टेट के अंदर में जो कोई भी आदमी काम कर रहा है, जो भी पर्सन काम कर रहा है, उसकी सैलरी को रिड्यूस किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, आस्क द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इज कंसिडरेशन, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर कोई मनी बिल को पास करता है तो उसे रिजर्व रखा जा सकता है गवर्नर के द्वारा। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा, इशू डायरेक्शंस टू स्टेट्स ऑन फाइनेंशियल मैटर, क्या फाइनेंशियल मैटर पे स्टेट को डायरेक्शन इशू किया जा सकता है? तो ये भी सही है, फाइनेंशियल मैटर पे स्टेट को डायरेक्शन इशू किया जा सकता है। और चौथा है कि यूनियन के अफेयर्स के अंतर्गत किसी भी पर्सन का सैलरी अलाउंसेज जो है वो भी डिक्रीज किया जा सकता है, उसमें भी रिडक्शन किया जा सकता है, यानी कि ये 4 के चारों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के द्वारा किस ग्राउंड पर प्रोक्लेम किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर, ये बिल्कुल सही है, वॉर के द्वारा। एक्सटर्नल एग्रेशन के समय भी किया जा सकता है, इंटरनल डिस्टर्बेंस के समय भी किया जा सकता है, और यूनियन कैबिनेट अगर रिटर्न में रिकमेंडेशन अगर देती है कि नेशनल इमरजेंसी अगर लगाया जाए तो भी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं, यानी कि 4 के चारों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ऑन ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस और रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन कैबिनेट, ये 4 के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी अगर लगा हुआ है किसी स्टेट में, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी वहाँ पर फेल हो गई है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? अज्यूम ऑल पावर्स वेस्टेड इन एंड एक्सरसाइजेबल बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा जो भी पावर एक्सरसाइज करने का वो ले सकते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, डिक्लेयर दैट पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर शैल बी एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट, कि स्टेट लेजिस्लेचर जिस जिस सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है वो अब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा, ये भी सही है। अज्यूम सर्टेन पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट का पावर ले सकती है, तो बिल्कुल गलत है, हाई कोर्ट का पावर तो लिया ही नहीं जा सकता है। सस्पेंड बाय ऑर्डर एनी और ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट दोज अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, क्या आर्टिकल 20 और 21 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट्स है उस छोड़कर उसे सस्पेंड किया जा सकता है? तो नहीं, ये नहीं किया जा सकता, ये किया जाता है नेशनल इमरजेंसी के समय। नेशनल इमरजेंसी जब आएगा तो उस समय आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड, फाइनेंशियल इमरजेंसी जब लागू होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें पेमेंट जो है, जो पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनकी सैलरी जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है उस समय। अगला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है कितनी बार भारत में डिक्लेयर किया गया है? तो अभी तक एक बार ही फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं किया गया। आपको याद रखना, बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में कितनी बार डिक्लेयर किया गया है, तो अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी इंडिया में एक बार भी डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाइल अ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड, अगर इमरजेंसी अगर लगा हुआ है नेशनल इमरजेंसी तो पार्लियामेंट का कार्यकाल जो है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो ये बढ़ाया जा सकता है 1 ईयर एट ए टाइम, यानी कि एक बार में एक समय के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, 2 साल तक इसे बढ़ाया जा सकता है, मैक्सिमम 2 साल तक के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है, और एक बार में 1 साल के लिए इसे बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी एट द फर्स्ट इंस्टेंस कैन बी रिस्ट्रिक्टेड टू, जब इमरजेंसी जब लगाया जाता है तो वो कितने महीनों के लिए पहली बार में लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है 6 मंथ, यानी कि पहली बार में उसे 6 मंथ के लिए लगाया जाएगा, फिर अगर उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो उसे फिर पार्लियामेंट के द्वारा उसे पास करना पड़ेगा, और फिर नेक्स्ट 6 मंथ के लिए उसे लागू किया जा सकता है, और ये इंडेफिनिट पीरियड तक चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है एवरी प्रोक्लामेशन इशूड अंडर आर्टिकल 352 शैल बी, नेशनल इमरजेंसी के समय जो भी पास होगा वो
डिसाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वेड टू द प्रेसिडेंट, यानी कि वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर या प्राइम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर के द्वारा उसे डिसाइड किया जाएगा और उसे कन्वे किया जाएगा प्रेसिडेंट को। ये होता है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट रूल को कितने समय के लिए इम्पोज किया जाता है, तो ये भी इम्पोज किया जाता है 6 मंथ के लिए। 6 मंथ तक प्रेसिडेंट रूल को इम्पोज किया जा सकता है, उसके बाद फिर से पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है कि द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसका ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, तो पहली बार में सिर्फ 2 महीने के लिए लगाया जाता है, उसके बाद फिर से इसे रिव्यू किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा। तो प्रोक्लामेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज रिव्यूड आफ्टर द फर्स्ट 2 मंथ्स ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो पहला ऑप्शन है कि ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ये तो गलत है, बिकॉज आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये गलत है, आर्टिकल 32 ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स के लिए जो कोर्ट में जाते हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी सस्पेंड किया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल 20 एंड 21 ये जो है ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। अगला क्वेश्चन है कि इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम, इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है, कहाँ किया जा सकता है, तो या तो पूरे कंट्री में किया जा सकता है या फिर किसी पार्ट में किया जा सकता है, यानी कि या तो पूरे कंट्री में इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है या फिर किसी भी पार्ट में रिस्ट्रिक्ट करके वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। यानी ऐसा नहीं है कि पूरे इंडिया में एक बार में इमरजेंसी लागू किया जाएगा, हो सकता है कि किसी पार्ट में भी इमरजेंसी को लागू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन फॉर द रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में बी मूव्ड बाय, जो नेशनल इमरजेंसी को खत्म करने के लिए जो रेजोल्यूशन है वो किसके द्वारा मूव किया जा सकता है, तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा में अगर 543 मेंबर्स है तो 54 मेंबर्स जो है वो रेजोल्यूशन को मूव कर सकते हैं कि भाई नेशनल इमरजेंसी को अब खत्म किया जाए। अगला क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन रेटिफाइंग द प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी रिक्वायर्स टू बी पास्ड, यानी कि जो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लामेशन के लिए जो रेजोल्यूशन होगा वो कैसे पास किया जाएगा, तो वो ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के द्वारा उसे पास किया जाएगा, तब जाकर नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में या किसी पार्ट में लागू हो सकता है। अगला क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट कैन इशू प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कब इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, तो व्हेन द डिसीजन ऑफ यूनियन कैबिनेट फॉर द इशुएंस ऑफ सच प्रोक्लामेशन हैज बीन कम्युनिकेटेड टू हिम इन राइटिंग, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर होंगे वो रिटेन में देंगे प्रेसिडेंट को कि अब इंडिया में अब या पूरे देश में या किसी भी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी को लागू करना जरूरी हो गया है, तब जाके प्रेसिडेंट जो है उसे प्रोक्लेम करेंगे, उसे जो है उसका रिटेन ऑर्डर निकालेंगे कि अब पूरे देश में या फिर किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लागू हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी अगर किसी वॉर के कारण होता है तो उसका क्या परिणाम होगा, तो पहला है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट अबाउट हाउ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड, यानी कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को ये निर्देश दे सकता है कि अब एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो कैसे इस्तेमाल करना है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। फंडामेंटल राइट्स स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, इसे ये गलत हो जाएगा क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना पड़ता है, इसके लिए प्रोक्लामेशन किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं किया जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा पार्लियामेंट कैन मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट, ये बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट स्टेट्स लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट है उस पर कानून बना सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं रहता है, स्टेट लेजिस्लेचर उस समय काम करते रहता है। सस्पेंड कब होता है, तो वो होता है जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है उस समय। अगला क्वेश्चन है इन केस ऑफ प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के समय अगर लागू होगा तो उसमें क्या होगा, तो उस समय प्रेसिडेंट में कंसीडर द सस्पेंशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21, यानी कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोगों ने लगभग मोर देन 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किया है। और ये सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे या फिर जो प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उस क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। आने वाले दिनों में हम लोग जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।